हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, टेंस के बारे में। ठीक है, आज वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे जिसके बलबूते आप लोग क्या कर सकते हैं, टेंस बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। अक्सर हम लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग नोट भी करिएगा साथ साथ अगर आवश्यकता महसूस होगी तो। अक्सर हम लोगों के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि सेंटेंस में टेंस पहचाने कैसे। ठीक है, कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी का सेंटेंस है और उसका टेंस पहचानना है, इंग्लिश का सेंटेंस है उसका टेंस पहचानना है, उसका वॉइस पहचानना है। अगर मुझे ट्रांसलेशन बनाना है तो मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा कि बाकी सारी चीज़ें तो हम लोग पहचान लेते हैं लेकिन वर्ब देख के उसका टेंस नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग आज इंग्लिश सेंटेंस का टेंस पहचानना सीखेंगे अलग अलग 3-4 तरीक़ों से, और तब उसके बाद हिंदी सेंटेंस के साथ उसको कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहली चीज़ कि जो हमारा टेंस होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो होता है रिलेटेड वर्ब से। किससे रिलेटेड होता है, वर्ब से, इसीलिए हम लोग उसे वर्ब टेंस भी कहते हैं। नॉर्मली टेंस उस सेंटेंस का बताया जाता है जो सेंटेंस एक्शन को दिखा रहा हो। क्या दिखा रहा हो, एक्शन। नॉन एक्शन सेंटेंसेस को हम लोग टेंस में नहीं रखते हैं, नॉर्मली नॉन एक्शन सेंटेंस को टेंस में नहीं रख सकते, लेकिन उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा ही प्लेज, तो ही प्लेज में तो एक्शन होता है, लेकिन अगर मैंने कहा ही इज अ प्लेयर, तो प्लेयर होना तो कोई एक्शन है नहीं, लेकिन इसमें तो वर्ब है ना। तो इसका वर्ब और इसके वर्ब में डिफरेंस क्या है, ये एक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है। और ये बता रहा है स्टेट, स्टेट ऑफ बीइंग। क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, ही हैज अ बैट। ठीक, इसमें उसने एक्शन बताया, इसने बताया स्टेट ऑफ बीइंग, वो है क्या, और ये क्या है, इसमें ना स्टेट बता रहा है और ना ही एक्शन बता रहा है, ये बता रहा है पोजीशन। क्या बता रहा है, पोजीशन। अब हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि अगर हम टेंस की बात करते हैं तो हम इन तीनों में से किस टाइप के सेंटेंस को टेंस की कैटेगरी में रखेंगे। नॉर्मली हम लोग केवल एक्शन वाले को ही टेंस में रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सेंटेंस में वर्ब है तो उसको हम लोग टेंस की कैटेगरी में नहीं रख सकते। इसीलिए टेंस में एक कैटेगरी बनाई गई है सिंपल। क्या कैटेगरी बनाई गई है, जिसे हम लोग इंडेफिनिट भी कहते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, और फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सिंपल की कैटेगरी में हम किसी भी टाइप के सेंटेंस को रख सकते हैं, इससे मतलब नहीं है कि उसमें एक्शन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, सिंपल। और नॉन एक्शन सेंटेंस, नॉन एक्शन सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस, सिंपल टेंस में ही माने जाते हैं। जिस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हुआ है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सिर्फ सिंपल में होगा और किसी में नहीं होगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो आज हम लोग जो टेंस पढ़ने जा रहे हैं, टेंस को पहचानने के लिए सीख रहे हैं जो, उसमें हमें वर्ब पे ध्यान देना होगा। किस पे ध्यान देना होगा, वर्ब पे। अगर हम वर्ब पहचान जाएंगे अच्छे से तो उसका टेंस भी पहचान जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं वर्ब टेंस। चलिए देखते हैं, अगर हम लोग वर्ब को कैटेगराइज करें तो एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या होता है, मेन वर्ब। कितनी कैटेगरी है, 2, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो जितने भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो टाइम ऑफ एक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं, टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन में क्या क्या आता है, टाइम ऑफ एक्शन में आता है तुम्हारा प्रेजेंट, फिर आता है तुम्हारा पास्ट और तुम्हारा आता है फ्यूचर। अब हम ये सोचते रहते हैं कि कौन कौन सा जो हेल्पिंग वर्ब है वो टाइम ऑफ एक्शन बताएगा। तो देखो प्रेजेंट में टाइम ऑफ एक्शन बताने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमारे पास होता है इज, एम, आर। मैं इसको थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ ताकि इसको कैटेगराइज करना आसान हो जाए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज। ठीक है, देखो इज, एम, आर, हैव, हैज और डू, डज,
ये सब के सब प्रेजेंट, यानी जिस सेंटेंस में जो वर्ब लिखा होगा उस वर्ब में यदि इनमें से कोई आया होगा तो वो सेंटेंस किस टाइम में माना जाएगा, प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरे में होता है वॉज, वर, हैड और डिड। यानी यदि किसी सेंटेंस में वॉज, वर आया हो, हैड आया हो, डिड आया हो, तो उसे हम लोग किस में मानेंगे, पास्ट में। ठीक है, और फ्यूचर, फ्यूचर के लिए नॉर्मली हम लोग किसको मानते हैं, विल और शैल। ऐसे तो फ्यूचर बताने के लिए हम लोग कई बार प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी यूज करते हैं, वो बाद में हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोगों को केवल उन हेल्पिंग वर्ब्स की बात करनी थी जिससे हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पता लगा सकते हैं। इज, एम, आर, हैव, हैज और डू, डज, ये हमारे क्या बताते हैं, प्रेजेंट टाइम। क्या बताते हैं? और वॉज, वर, हैड और डिड क्या बताता है, पास्ट टाइम। और विल, शैल क्या बताता है, फ्यूचर टाइम। ठीक, यानी अगर आपके सामने एक क्वेश्चन हो जिसमें वर्ब आपको मिला हो इज गोइंग, तो आप इज देख के इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं ना कि सेंटेंस प्रेजेंट में है। अगर इज गोइंग की जगह वॉज गोइंग होगा तो आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि सेंटेंस किस में है, पास्ट में। और अगर यहाँ पे विल बी गोइंग हो तो आप ये तो अंदाजा लगा सकते हैं ना कि हमारा जो सेंटेंस होगा वो किस में होगा, फ्यूचर में। यानी इज, वाज और विल बी से मैं आपने इज देखा, वॉज देखा और विल देखा और आपने अंदाजा लगा लिया कि सेंटेंस का टाइम क्या होगा, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम या फ्यूचर टाइम। इसी को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, अभी मैं टेंस को वैसे डिफाइन नहीं कर रहा हूं जिस तरीके से कि टेंस को कैसे हम लोग समझते हैं, मैं सिर्फ पहचानने की बात कर रहा हूं कि सेंटेंस में आप वर्ब पहचानिए और वर्ब से उसका टेंस पहचानिए। तो ये रहा हेल्पिंग वर्ब। मैंने सिर्फ उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को यहाँ लिखा है जिससे हम लोग क्या पता लगाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम लोग बढ़ते हैं मेन वर्ब की तरफ। देखो, मेन वर्ब को बेसिकली 5 कैटेगरी में बांटा गया है। स्टैंडर्ड बुक्स में सिर्फ 3 कैटेगरी मिलती है, लेकिन नॉर्मल जो हम लोग हमारे यहाँ इंडियन इंग्लिश में पढ़ाया जाता है उसमें 5 कैटेगरी है। और उन 5 कैटेगरी को देखो, कहते हैं V1, V2, V3, V4 और V5। ये V का मतलब वर्ब और 1, 2, 3 उसका यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, इसमें जो पहला फॉर्म हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये हमारा टाइम ऑफ एक्शन बताता है, ये हमारा स्टेट ऑफ एक्शन बताता है। क्या बताता है? स्टेट ऑफ एक्शन। अब पहले हम लोग ये समझ लें कि स्टेट ऑफ एक्शन होता क्या है। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूं, तो अगर अभी ये एक्शन चल रहा है इसका मतलब कंटिन्यू है। तो जो हमारा एक्शन है वो किस स्टेट में है, कंटिन्यूअस स्टेट में है। और यही मैं थोड़ी देर के बाद पढ़ाना फिनिश कर दूंगा तो मेरा एक्शन किस स्टेट में हो जाएगा, फिनिश्ड में। तो फिनिश्ड स्टेट को हम लोग परफेक्ट कहते हैं। परफेक्ट मतलब कि अब उसमें कुछ बचा नहीं है, फिनिश्ड हो चुका है। तो एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट। इसके अलावा 2 होते हैं। पहला सिंपल होता है। सिंपल में हम लोगों को ये मतलब नहीं है कि हमारा काम चल रहा है कि फिनिश हो गया, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि हाँ ऐसा काम होता है, या पास्ट में कभी ऐसा काम होता था, या फ्यूचर में कभी ऐसा काम होगा, लेकिन चल रहा है या फिनिश हो गया इससे कोई लेना देना नहीं है। एक चौथा स्टेट भी बनाया गया है जिसे हम लोग कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि एक सेक्शन या एक पर्टिकुलर टाइम तक का तो पार्ट पूरा हो गया है, लेकिन उसका अभी कुछ हिस्सा अभी भी क्या है, बचा हुआ है, जिसके चलते वो चल ही रहा है। समझ गए? जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, इट मीन्स व्हाट कि 1 घंटे तक का सेगमेंट मैंने तो खत्म कर दिया है, उसके बाद भी अभी मेरा काम अभी फिनिश नहीं हुआ है, तो उसको मैंने क्या किया हुआ है, जारी किया हुआ है। ठीक है, तो कितने हम लोग स्टेट के बारे में जाने, एक सिंपल, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी जानकारी हमें इनसे मिलती है। समझ में आई बात? अब देखिए V1, इसमें 3 जो फॉर्म है, एक V1, एक V2 और एक V5, ये नॉर्मली अकेले प्रयोग किए जाते हैं। कैसे प्रयोग किए जाते हैं? अकेले प्रयोग करने से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये बिना हेल्पिंग वर्ब के भी सेंटेंस में यूज हो सकते हैं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं V1, V2 और V5 अकेले आते हैं। कैसे आते हैं?
अकेले। नॉर्मली इनमें भी ये दो जो है V2 और V5 ये तो 100% अकेले आते हैं। इसको आप किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ लिख ही नहीं सकते। V2 और V5 हमेशा अकेले आएंगे, इसको आप कभी भी किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लिखेंगे। V1 जो है एज अ वर्ब अकेले आता है, लेकिन कई बार बेयर इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव बन जाता है। जैसे मान लो अगर मैंने टू के बाद V1 लगाया, या मॉडल वर्ब जैसे विल सेल, इसके बाद V1 लगाया, तो ये हमें दिखता वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जैसा ही है, लेकिन एक्चुअली में उसे हम वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, इन्फिनिटिव फॉर्म मानते हैं। क्या मानते हैं? इन्फिनिटिव। 2 + V1 को हम लोग फुल इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? फुल इन्फिनिटिव। और मॉडल के बाद वाले V1 को हम लोग बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, क्योंकि इसने अपना टूट क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। ठीक, टू उसका कपड़ा है, समझ लीजिए। 2 + V1 में टू उसका क्या है? कपड़ा है, तो नंगा नहीं है, लेकिन इसका टू क्या है, यहाँ से हट गया है। तो जिस चीज़ों का कपड़ा हटा देते हैं उसको हम लोग कहते हैं नग्न, यानी बेयर। ठीक, तो मॉडल वर्ब और टू के बाद जो V1 आता है, उस V1 को हम लोग इस V1 की कैटेगरी से बिल्कुल अलग रखते हैं। ठीक है, वो इन्फिनिटिव फॉर्म होता है, और हम लोग आगे चल के सीखेंगे इन्फिनिटिव के बारे में। लेकिन अगर एज अ वर्ब, एज एन एक्शन अगर हम लोग बात करें, तो V1 भी अकेला ही आता है। अब रही बात, कुछ लोग आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपने तो कह दिया V1 अकेला आता है, लेकिन ये डू डज डिड के साथ भी तो आता है। तो वो स्पेशल कंडीशन है कि सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही वो डू डज डिड के साथ आता है। अदरवाइज अगर उसे नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बताना हो, तो वो हमेशा कैसे आता है? अकेला आता है। तो V1, V2 और V5 तीनों नॉर्मली अकेले पाए जाते हैं, जिसमें V2 और V5 तो 100% अकेले ही आते हैं। तब आपके सामने एक सवाल उत्पन्न होगा कि आपने तो कहा कि टाइम ऑफ एक्शन बताने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, तो जब ये अकेला आएगा तो स्टेट तो बता देगा, टाइम कैसे बताएगा? तो आप जान लीजिए कि ये तीनों वर्ब्स अकेले ही दोनों बताते हैं। ठीक है, अकेले ही दोनों बताते हैं। इसको टाइम ऑफ एक्शन बताने के लिए किसी दूसरे फॉर्म की आवश्यकता, किसी दूसरे हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे साथ एक दिक्कत ये है कि और भी तो हमारे पास दो फॉर्म हैं। तो जिस प्रकार 1, 2 और ये 3 बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आते हैं, उसके ठीक अपोजिट ये जो V3 और V4 है, ये कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है। अगर ये बिना हेल्पिंग वर्ब के आ गया, इसका मतलब ये है कि हम उस टाइम इसको वर्ब ही नहीं मानेंगे। जैसे एग्जांपल देख लो, मैंने कहा आई एम टीचिंग। मैंने क्या लिखा? आई एम टीचिंग। तो देखिए एम हेल्पिंग वर्ब में है ना, और एक टीचिंग हमारा क्या हो गया? V4। ING फॉर्म को हम लोग V4 फॉर्म कहते हैं। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है जो कि प्रेजेंट बता रहा है, और V4 नॉर्मली हमें क्या बताता है? कॉन्टिन्यूअस। तो ये सेंटेंस किस में हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन अगर इसके ठीक उलट मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूं, आई लाइक टीचिंग, मुझे क्या पसंद है? अब मुझे एक बात बताइए, टीचिंग तो ऊपर में भी लिखा है और मैंने यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन क्या इसमें तो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ? नहीं। और दूसरी बात कि इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है? इनमें से कोई भी लगा हुआ है क्या? तो मैंने क्या बोला कि V3 और V4 कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आते हैं, और अगर आ गए तो उसे हम लोग वर्ब की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। समझ में आई बात? तो वर्ब की कैटेगरी में नहीं रखेंगे तो फिर ये नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब की कैटेगरी में चला जाएगा। फिलहाल ये जीरंड है। क्या है? जेरंड, जिसे हम लोग नाउन के इक्विवेलेंट मानते हैं। किसके इक्विवेलेंट मानते हैं? नाउन के। और आपके पास देखिए एक वर्ब है अकेला। कितना वर्ब है? अकेला। जब कोई अकेला वर्ब होगा तो वो क्या होगा? V1 होगा, V2 होगा, नहीं तो V5 होगा। तो अगर आप वर्ब और उसका फॉर्म जानते हैं तो आपको पता होगा कि लाइक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो अभी मैंने क्या बोला? फर्स्ट फॉर्म अकेले आ सकता। क्या इसके पहले मैंने कोई हेल्पिंग वर्ब लगाया? नहीं। तो आपके सामने लिखे हुए दो वर्ब हैं, लेकिन एक्चुअल वर्ब का काम कौन कर रहा है? लाइक। और ये जो टीचिंग है ये तो वर्ब का काम नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको वर्ब की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो वैसे सारे वर्ब फॉर्म्स जो वर्ब की कैटेगरी में नहीं आते हैं या वर्ब की तरह एक्ट नहीं करते हैं, तो उसे हम लोग नॉन फाइनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट। तो उसको हम लोग आगे सीखेंगे टेंस पहचानने के क्रम में। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? मैं आप लोग को बता रहा था कि जब वर्ब के फॉर्म्स अलग अलग, चूंकि V1, V2 और V5 आते हैं तो अकेले आते हैं, लेकिन V3 और V4 कभी अकेले नहीं आते, इनका हेल्पिंग वर्ब इनके साथ आता है। तो हमें एक चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है
कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब इनके साथ आता है तो पहली बात कि कौन कौन सा आता है, और अगर वो हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आए तो क्या होगा। तो अभी तो मैंने एक एग्जांपल देके समझा दिया कि जैसे V4 के साथ हेल्पिंग वर्ब आया है तो ये वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे V4 मैंने लिखा तो है लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, ये ऑलरेडी एक मेन वर्ब आया है, और इस मेन वर्ब के चलते क्या बोलते हैं इसको हम लोग वर्ब नहीं मानेंगे। अगर इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब होता तो ही इसको हम लोग क्या मानते, वर्ब मानते। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि V1 जो होता है अगर टाइम और स्टेट दोनों साथ में बताता है तो कौन सा टाइम बताता है और कौन सा स्टेट बताता है। एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी फ्यूचर का सेंटेंस हो, चाहे इंडेफिनिट, चाहे कंटिन्यूअस, चाहे परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब भी हमारे पास कोई सेंटेंस होगा उसमें विल शैल जरूर होगा अगर वो फ्यूचर का होगा तो। इससे एक बात साफ समझ लीजिए कि V1, V2 और V5 सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट के लिए हैं, फ्यूचर के लिए तो आपका विल शैल होगा ही होगा। तो ये देखिए, ये आता है प्रेजेंट सिंपल में। किस में आता है, आप सिंपल को इंडेफिनिट भी समझ सकते हैं। V1 किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में। V2 आता है पास्ट सिंपल में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं कहूं कि चलो एक प्रेजेंट का हो गया, एक पास्ट का हो गया, और फ्यूचर में अकेले कोई आता नहीं है, तो फिर V5 क्या है, V5 भी प्रेजेंट सिंपल में ही आता है, बस इसका यूज हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं। किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में तुम्हारा आता है ही, शी, इट और सिंगुलर नेम्स। ठीक है, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम्स। अब एग्जांपल के लिए ऐसे रख लो, अगर मान लो मैंने लिखा आई गो, लेकिन मैं ही लिखूंगा तो ही के साथ गो नहीं लिख सकता हूं मैं लिखूंगा ही गोज। समझ में आई बात। तो प्रेजेंट सिंपल के थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग V5 का यूज करते हैं। ठीक है, अब बहुत जगहों पे V5 नाम से कोई वर्ब नहीं बताया जाता है, उसे बताया जाता है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट सिंगुलर। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का सिंगुलर या प्रेजेंट सिंगुलर। अब इसको बनाते कैसे हैं, तो V1 में S या ES जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, S या ES। जब हम लोग V1 में ही S या ES जोड़ते हैं तो इसका सिंगुलर फॉर्म बन के तैयार होता है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं V5। जैसे मान लो गो में मैंने ES लगाया तो गोज, प्ले में मैंने S लगाया तो प्लेज। स्पेलिंग रूल्स होते हैं कि कब आप S लगाएंगे, कब आप ES लगाएंगे, कब आपको स्पेलिंग में थोड़ा और चेंज करना होगा, दैट आर स्पेलिंग रूल्स। ठीक है, लेकिन अभी बस इतना जानिए कि फर्स्ट फॉर्म में ही जब हम S या ES लगाते हैं तो इसका सिंगुलर फॉर्म बन के तैयार होता है। और एक चीज़ यहाँ और सीखने लगे कि ये नाउन से बिल्कुल अपोजिट होता है। नाउन में हम लोग S या ES लगा के उसका प्लुरल बनाते हैं। जैसे बॉय में S लगाओगे तो बॉयज प्लुरल हो जाएगा, गर्ल में S लगाओगे तो गर्ल्स प्लुरल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्ले में S लगाऊं तो ये सिंगुलर हो जाएगा। समझ में आई बात। टीच में ES लगाऊं तो वो सिंगुलर हो जाएगा। तो वर्ब, और इस मामले में वर्ब और नाउन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। एक में S या ES लगा के प्लुरल बनाइए और इसमें S या ES लगा के सिंगुलर बनाइए। तो ये जो सिंगुलर फॉर्म है ये हमेशा अकेले आता है और ही, शी, इट और सिंगुलर नेम्स के साथ यूज किया जाता है। तो आपने देखा कि पहला प्रेजेंट सिंपल V1, दूसरा पास्ट सिंपल V2 और ये तीसरा V5। ठीक, V1 का यूज हम लोग विल शैल के साथ भी करते हैं। किसके साथ करते हैं, विल शैल प्लस V1 फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, अब इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन दोनों बताएंगे, ये भी वही काम करेगा। ये V3 और जो V4 है ये कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आते हैं। देखो V3 का हेल्पिंग वर्ब होता है हैव, एज, हैड, और V4 का हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, वाज, वर। अभी मैं इसको मिटाऊंगा और इसके बाद मैं बताऊंगा कि V3 और V4 के साथ हम लोग कौन कौन सा लगाते हैं। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि हमारा जो प्रेजेंट सिंपल है वो V1 और V5 से बनेगा और जो पास्ट सिंपल है वो V2 से बनेगा। लेकिन इसके अलावा टोटल टेंस कितने हुए, 12। ठीक, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरीके से पास्ट के 4 और उसी तरीके से फ्यूचर के 4। फ्यूचर के लिए भी हम कंफर्म हो गए कि विल शैल लगा रहेगा शुरू में।
लेकिन अदर जो बाकी हैं स्टेट्स जैसे कंटिन्यूअस है तो कैसे बनाएंगे? तो एक चीज़ दिमाग में बैठाइए, V3 और V4। V3 जो होता है वो परफेक्ट बताता है। क्या बताता है? यानी जहां भी आपको V3 फॉर्म दिखाई दे आप उसको समझ जाइए कि ये सेंटेंस परफेक्ट में है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि उसका हेल्पिंग वर्ब उसके साथ होना ही चाहिए। अगर उसके साथ उसका हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो वो वर्ब की तरह काम नहीं करेगा। और V4 जो है वो कंटिन्यूअस बताता है। क्या बताता है? अब आपके पास एक और चैलेंज है कि चलिए आपने परफेक्ट बता दिया, आपने कंटिन्यूअस बता दिया और एक आपने इंडेफिनिट बता दिया और पांचों वर्ब फॉर्म तो खत्म हो गए। तो फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला कौन सा है? तो इसके तुरंत बाद हम लोग पहुंचेंगे। यहाँ पे एक परफेक्ट और एक कंटिन्यूअस, ये तो हम समझ गए। इन्हीं दोनों को मिलाएंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखो V3 का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बताने का जिम्मा किन किन हेल्पिंग वर्ब्स पे होता है? तो हैज और हैव अगर लगा हो तो हम लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर हैड लगा हो, हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब में देखा था ना, हैज हैव कहाँ था? प्रेजेंट में। और हैड कहाँ था? पास्ट में। और विल हैव या शैल हैव रहेगा तो हम लोग इसको फ्यूचर परफेक्ट कहेंगे। ठीक है, यानी ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट का, ये हो गया तुम्हारा पास्ट का और ये हो गया तुम्हारा फ्यूचर का। यदि तुमसे किसी ने कह दिया हैड गॉन लिखा हुआ है, हैड गॉन, तो तुम क्या कहोगे कि कौन सा टेंस है? तो तुम्हें एक चीज तो देखना है पहले, वर्ब और वर्ब उसका फॉर्म। गॉन जो है वो गो का थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा? हैड। और हैड किस कैटेगरी में था? पास्ट में, तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हैड की जगह हैज लगा होता तो ये प्रेजेंट में होता प्रेजेंट परफेक्ट। और यहीं पे अगर आप विल हैव लगाते तो ये क्या हो जाता? फ्यूचर परफेक्ट। ठीक, चलिए इतना तो आप समझ गए। अब हम लोग कंटिन्यूअस की तरफ चलते हैं। कंटिन्यूअस में भी टाइम बताने के लिए किन किन चीज़ों का यूज किया जाता है? देखो, अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताना है तो V4 तो होना ही अनिवार्य है। कंटिन्यूअस होने के लिए V4 होना अनिवार्य है। एक चीज जान लीजिए, 4 स्टेट है तो इंडेफिनिट स्टेट में प्रेजेंट में V1, पास्ट में V2 हो गया। कंटिन्यूअस के लिए चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, V4 का होना अनिवार्य है। परफेक्ट के लिए V3 का होना अनिवार्य है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए दोनों का होना अनिवार्य है, एक V3 और एक V4। यानी कंटिन्यूअस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस, बिना V4 के आप बना नहीं सकते हैं। तो देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट में इज, एम, आर। पास्ट में होता है वाज, वर। और फ्यूचर में होता है विल बी, शैल बी। विल बी, शैल बी। यानी अगर इज, एम, आर के बाद V4 हो, जैसे इज टीचिंग, इज टीचिंग, तो इज टीचिंग में टीचिंग क्या हो गया? V4। अच्छा, एक चीज और दिमाग में बैठे, V4 का मतलब होता है ING फॉर्म। कौन सा फॉर्म? तो इज टीचिंग में इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। और टीचिंग क्या हो गया? मेन वर्ब। टीचिंग ने क्या बता दिया कि मैं कंटिन्यूअस में हूं, और उसके ठीक पहले लगा हुआ इज क्या बता रहा है कि मैं प्रेजेंट में हूं। ठीक, एक दो ऐसे कंडीशंस भी मिलेंगे आपको कि ये दोनों रहने के बावजूद भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब एक एग्जांपल दिखाऊंगा मैं तुम लोग को, या मैं अभी ही दिखा देता हूं। एक चीज हमेशा सोचो, एक्शन आदमी करता है कि कोई चीज करता है? आदमी करता है। लेकिन अगर हम बात चीज की कर रहे हैं, आदमी की कर ही नहीं रहे हैं, तो एक्शन वाला वर्ब होने के बावजूद भी हम लोग उसको एक्शन में तो नहीं दिखा सकते ना। जैसे कि एग्जांपल देख लो, ऐसे समझ जाओगे तुम लोग। जैसे मान लो मैंने लिखा आई एम टीचिंग, आई एम, मैं पढ़ा रहा हूं, तो V4 है और उसके साथ उसका हेल्पिंग वर्ब है, और मैं इस काम को कर सकता हूं ना। इसका मतलब ये एक्शन है और ये उसका हेल्पिंग वर्ब है। तो टीचिंग यानी कि V4। V4 का मतलब कौन सा टेंस? कंटिन्यूअस। और ये एम मतलब कौन सा टाइम? प्रेजेंट टाइम। ठीक, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। लेकिन मैं यहां पे थोड़ा बदलाव करता हूं, ध्यान से देखना। मैंने लिखा माई वर्क इज, माई वर्क इज टीचिंग। अब जरा गौर करो, मैंने उस समय कहा आई एम टीचिंग यानी मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं यहां कह रहा हूं माई वर्क इज टीचिंग। क्या यहां माई वर्क कोई आदमी है? और इसका अर्थ क्या निकल रहा है? मेरा काम पढ़ाना है।
मान लीजिए कई बार आज लोग आपसे कुछ और पूछ रहे हैं, आप क्या करें, भाई देखो मेरा काम पढ़ाना है, मैं बाकी चीज़ों की जानकारी नहीं रखता हूँ या बाकी चीज़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो इस माई वर्क इज टीचिंग में ये माई वर्क कोई आदमी नहीं है जो पढ़ाएगा, ठीक। और इस स्थिति में देखो ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब दोनों दिख रहा है ना, लेकिन इसके बावजूद भी समझ लीजिए कि ये आपका वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये एक्शन दिखा नहीं रहा है। आपके पास सिर्फ एक ही वर्ब है, इज, अकेले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से हम लोग आप इस सेंटेंस को उल्टा भी लिख सकते हैं, टीचिंग इज माई वर्क। लेकिन क्या आई एम टीचिंग में टीचिंग एम आई लिख सकता हूं क्या मैं? तो आप ऐसे भी अगर प्रूव करना चाहते हैं तो ऐसे भी समझ सकते हैं। आई एम टीचिंग में आप शब्दों का स्थान नहीं बदल सकते, लेकिन आप इसमें शब्दों का स्थान बदल सकते हैं। माई वर्क इज टीचिंग या टीचिंग इज माई वर्क, दोनों के अर्थ में थोड़ा स्लाइट फर्क अभी भी हो जाएगा। माई वर्क इज टीचिंग, मेरा काम पढ़ाना है, और टीचिंग इज माई वर्क, पढ़ाना मेरा काम है, बाकी नहीं। तो आप थोड़ा बहुत अर्थ के अंतर के साथ, लेकिन आप लिख तो सकते हैं ना ऐसे। तो इस सेंटेंस में दोनों होते हुए भी कॉम्बिनेशन आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये वर्ब का काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सजीव व्यक्ति नहीं। अगर ही रहता, ही इज टीचिंग, यहाँ सजीव रहता तो हम लोग इसको क्या मान लेते कि ये वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन ये निर्जीव है, इसलिए ये एक्शन नहीं कर सकता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग पढ़ने के बीच में क्रम में ही हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो जिस आप देख लिए दोनों फॉर्म, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट में आपका ये हेल्पिंग वर्ब होगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में क्रमशः, और कंटिन्यूअस में ये रहेगा, ठीक है। अब नंबर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस का। परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो वर्ब फॉर्म होता है एक्चुअली में वो होता है बीन प्लस V4। क्या होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि बीन प्लस V4 परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे है। तो देखो बीन क्या है, भीतरी है। क्या है? किसका भीतरी है? बी का। ये ऊपर लिख देता हूं मैं, ये है तुम्हारा बी का V3। तो परफेक्ट होने के लिए एक V3 चाहिए ना, और ये देखो ये V4 लिखा हुआ। अच्छा एक बात बताओ, यहां तो बीन ऑलरेडी वर्ब भी लिखा हुआ है और उसका फॉर्म भी लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे तो सिर्फ एक फॉर्म लिखा हुआ है, वर्ब तो लिखा हुआ है ना। आप यहाँ टीचिंग, प्लेइंग, ईटिंग कुछ भी लिख सकते हैं। तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? V4। और परफेक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? V3। अब हमारे पास एक चीज कंफ्यूजन रह जाएगा कि देखो हैव प्लस V3, हैव मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया, हैव हैज हैड में कोई भी आएगा, क्या बनाता है? परफेक्ट बनाता है। और B प्लस V4 कंटिन्यूअस बनाता है। आप सोच रहे होंगे मैंने B कहां से लिख दिया, तो देखिए इज, एम, आर, वाज, वर, बी और बीन, ये सारे बी वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। बी का फर्स्ट फॉर्म होता है बी एम आर, सेकेंड होता है वाज, वर, थर्ड होता है बीन, फोर्थ होता है बीइंग, BEING, और फिफ्थ होता है इज। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि B प्लस V4 कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं, यानी इसके साथ बी वर्ब रहेगा तो ही ये माना जाएगा कि कंटिन्यूअस टेंस में है, और V3 के पहले हैव हैज रहेगा तो ही माना जाएगा कि ये क्या है? परफेक्ट टेंस में। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ट्रिक निकाला, इस दोनों को हम लोगों ने कॉमन बना दिया। क्या बना दिया? कॉमन। तो B का V3 क्या हो जाएगा जी? बीन। तो हम लोगों ने लिख दिया बीन, और इस V4 को लिख दिया यहाँ पे, और इस हैव को लिख दिया यहाँ पे। अब आप सोचिए ये दोनों मिला के परफेक्ट बना लेंगे ना, और ये दोनों मिला के क्या बना लेंगे? कॉन्टिन्यूअस। तो दोनों हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसीलिए जब भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है बीन प्लस V4। क्या होता है? बीन प्लस V4। अब आप एक चीज समझ लीजिए, अकेला V4 केवल कंटिन्यूअस, अकेला बीन केवल परफेक्ट, लेकिन दोनों मिला देंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका हेल्पिंग वर्ब कौन होता है जी? इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैव हैज हैड। क्या होता है? ये वाला सारा V3 वाला, क्योंकि ये क्या है? V3 ही ना है, तो सारा V3 वाला लग जाएगा किसके साथ? बीन के साथ। हैव हैज प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, और विल हैव शैल हैव फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि बीन एक V3 है, तो जब ये V3 है तो V3 वाला रूल इसके साथ लगेगा, और इसके लिए तो ये भी फिक्स हो गया है। तो इस प्रकार हम लोग अगर चाहें तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक छोटा सा और ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। एक टेंस पहचानने का बहुत आसान तरीका और ट्रिक बता दे रहा हूं मैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये जो कॉम्बिनेशन बताया मैंने, अगर ये कॉम्बिनेशन ना हो तो फिर हम लोग उसको
अलग टेंस में मानेंगे। ये नहीं कि इज एम आर हो लेकिन V4 ना हो, तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये सिखाने जा रहा हूँ आप लोग को। देखिए हमको एक गिनती याद रखनी है, 1 2 3। क्या याद रखना है? 1 2 3। एक का मतलब याद रखिएगा इनडेफिनिट, इनडेफिनिट या सिंपल जो भी कह सकते हैं आप, ठीक। इसको ले जाइए इधर। उसके बाद 2 का मतलब आपको याद रखना है या तो कॉन्टिन्यूअस या तो परफेक्ट। और एक हो गया आपके पास 3 का मतलब आपको याद रखना है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या याद रखना है? यस। ये देखिए, एक वर्ब का मतलब इनडेफिनिट, 2 वर्ब का मतलब या तो कंटिन्यूअस या तो परफेक्ट, और 3 वर्ब का मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। अब देखो इसमें आपको आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, V1 V5 V2, ठीक है। अगर एक वर्ब होगा तो वो इसी तीन में से किसी कैटेगरी में होगा, ठीक है। तो इसको इन दोनों का आप क्या मानेंगे? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। क्या मानेंगे? और ये रहेगा तो इसको आप क्या मानेंगे? पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके पास V4 होगा, क्या होगा? तो आप उसको क्या मानेंगे? कंटिन्यूअस। अगर आपके पास V3 होगा तो आप उसको क्या मानेंगे? परफेक्ट। और अगर आपके पास बीन प्लस V4 होगा तो आप उसको क्या मानेंगे? ठीक। इसमें आपको 2 चीजों को काउंट नहीं करना। जब वर्ब की काउंटिंग हम लोग करेंगे तो 2 चीजों को काउंट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि वो माना नहीं जाएगा, लेकिन ट्रिक है ये, ट्रिक में उसको काउंट नहीं करना है। किसको किसको काउंट नहीं करना है? तो एक तो विल शैल को काउंट नहीं करना है। किसको किसको काउंट नहीं करना है? विल शैल को। और उसके बाद बी के बाद V3 होगा, यानी बी के बाद V3। जैसे मान लीजिए मैंने कहा इज टीचिंग, तो टीचिंग V4 है, इसको काउंट कर लेंगे, लेकिन लिखा होगा इज टॉट, तो उस टॉट को काउंट नहीं करेंगे। क्यों काउंट नहीं करेंगे? क्योंकि B प्लस V3 का मतलब होता है पैसिव वॉइस, यानी उसको काउंट नहीं करेंगे, दिमाग में रखेंगे कि है, लेकिन उसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उस V3 का काउंटिंग टेंस में नहीं होता है। वो सिर्फ ये बताने के लिए आता है कि हमारा सेंटेंस एक्टिव में नहीं बल्कि पैसिव वॉइस में, ठीक। अब एक समझ लीजिए, मैंने क्या बोला? एक वर्ब का मतलब इनडेफिनिट। अब उसमें से वर्ब फॉर्म के आधार पर आप प्रेजेंट पास्ट कर लेंगे। 2 वर्ब का मतलब या तो कंटिन्यूअस या तो परफेक्ट। अब V4 यानी कि ING वाला, अगर ING वाला होगा तो कंटिन्यूअस, और बिना ING वाला होगा तो परफेक्ट। और 3 वर्ब का मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उस 3 वर्ब में बीन प्लस V4 का कॉम्बिनेशन जरूर मिलेगा। अब देखो एक एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने लिखा ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। अब बताइए इसमें कितने वर्ब हैं? 2, एक ये और एक ये। अब इस 2 वर्ब में जो मेन वर्ब है उसमें ING लगा हुआ है, तो मैंने क्या बताया? 2 का मतलब या तो कंटिन्यूअस या तो परफेक्ट, और कंटिन्यूअस के लिए ING होना चाहिए। तो ये तो फिक्स हो गया ना कि ये क्या है? कंटिन्यूअस है। और इसके पहले जो हेल्पिंग वर्ब लगा होगा ये बता देगा कि ये किस में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में। तो ये किस में हो गया? अब यहाँ पे इज की जगह आवाज होता तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता, लेकिन ये तो फिक्स हो गया ना कि कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक और लिखते हैं एग्जाम्पल, मान लो मैंने लिखा ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। अब मैंने क्या कहा था कि गिनती में क्या काउंट नहीं करना है? विल शैल को काउंट नहीं करना। क्यों काउंट नहीं करना? क्योंकि विल शैल लगते ही दिमाग में क्या बैठ जाता है कि सेंटेंस फ्यूचर में है। किस में है? फ्यूचर में। जब अंडरस्टूड है कि फ्यूचर में है तो फिर आगे उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब बताइए, अब कितने वर्ब हैं? 2, ठीक। 2 का मतलब क्या होता है? या तो कंटिन्यूअस या तो परफेक्ट, ठीक। अब बताइए ING लगा है ना इसमें, तो ये किसका है? कंटिन्यूअस का है। और शुरू में क्या लगा है? विल, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, देखना ध्यान से। मैंने लिखा ही विल बी पनिश्ड। क्या लिखा मैंने? ही विल बी पनिश्ड। अब एक चीज बताइए, मुझे इसमें क्या क्या काउंट नहीं करना है? पहला तो विल शैल काउंट नहीं करना है, और बी वर्ब के बाद V3 होगा तो उसको भी काउंट नहीं करना, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, इसको भी काउंट। तो बचा क्या हमारे पास? एक ही वर्ब बचा। एक का मतलब क्या होता है? इनडेफिनिट। और शुरू में क्या लगा है? विल शैल। अकेला नहीं ना है,
इसके पहले तो कुछ लगा हुआ है, मैंने क्या बोला, विल शैल काउंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम अंडरस्टूड कर लेंगे कि किस में होगा, फ्यूचर में होगा। और बी के बाद वाले V3 को काउंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो टेंस में काउंट नहीं होगा, वो सिर्फ ये बताएगा कि मैं पैसिव वॉइस में हूं। तो अब आप बताइए आपके पास वर्ब कितना बचा? एक मतलब इंडेफिनिट, और विल शैल लगा हुआ है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, और बी के बाद V3 लगा है तो पैसिव वॉइस, यानी ये पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट में है। ठीक है, चलिए हो भी गया हमारा। एक लास्ट एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ही हैज बीन प्लेइंग या ही हैज बीन टीचिंग। अब बताइए कितने आपके वर्ब हैं इसमें? 3, 1 2 3। बी के बाद V4 है तो काउंट होगा ही, विल शैल है ही नहीं, और 3 मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये आपको क्या बता देगा? प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और टीचिंग की जगह अगर टॉट रहता टीचिंग की जगह अगर टॉट रहता तो मैं इस बी के बाद इस V3 को काउंट नहीं करता, तो कितने बचते? 2, और 2 मतलब या तो कंटिन्यूअस या तो परफेक्ट। अब जरा गौर कीजिए, इसमें ING है? नहीं है, तो ये किस में है? परफेक्ट में, और हैज प्रेजेंट, तो ये किस टेंस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गया होगा कि आपको जब भी टेंस पहचानना हो तो नंबर ऑफ वर्ब्स काउंट कर लीजिए, उसमें विल शैल काउंट मत कीजिए क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट फ्यूचर में चला जाएगा, और बी के बाद V3 मत काउंट कीजिए क्योंकि ये क्या बताएगा? पैसिव वॉइस बताएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को टेंस का ट्रिक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।